हेलो फ्रेंड्स, आज हम अल्कोहल्स एंड फिनोल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अल्कोहल्स एंड फिनोल्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एन एल्काइल या एराइल ग्रुप एंड ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जैसा कि आपको पता है, अल्कोहल्स हो चाहे फिनोल्स हो, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर हम बात करें अल्कोहल की, CH3, मान लीजिए CH2OH, ये हमने इथेनॉल लिया। इसमें जो ये वाला पार्ट है CH3CH2, ये एल्काइल वाला पार्ट है, और ये OH ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ऐसे ही अगर फिनॉल की बात करें हम, तो फिनॉल कुछ इस तरीके से होगा। फिनॉल में जो ये वाला पार्ट है बेंजीन रिंग, ये है एराइल ग्रुप, और ऊपर जो ये OH लगा हुआ है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। द properties of alcohols and phenols are chiefly due to the hydroxyl group। तो अल्कोहल्स और फिनोल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेनली हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण ही होती हैं, इस पर ही डिपेंड करती हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप पर डिपेंड करेगी। द नेचर ऑफ एल्काइल एंड एराइल ग्रुप सिंपली मॉडिफाई दीज प्रॉपर्टीज़। और जो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं अल्कोहल्स और फिनोल्स की, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर मेनली तो डिपेंड करती है, लेकिन उनमें एल्काइल और एराइल ग्रुप जो जुड़े हुए होते हैं OH ग्रुप से, ये इनका भी तो कुछ काम होना चाहिए। तो एल्काइल और एराइल ग्रुप क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टीज़ को सिंपली मॉडिफाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर, लेकिन एल्काइल और एराइल ग्रुप जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़े हुए होंगे वो बॉइलिंग पॉइंट को कम या फिर ज़्यादा कर देंगे, उसमें मॉडिफिकेशन कर देंगे। बॉइलिंग पॉइंट्स। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, इंक्रीज इन वैन डर वाल्स फोर्सेज। तो अल्कोहल्स और फिनोल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ता है जब अल्कोहल्स और फिनोल्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर इंक्रीज होंगे तो उनमें जो वांडर वाल फोर्सेज होती हैं उनके बीच में वो भी इंक्रीज हो जाती हैं। तो पहला पॉइंट इसमें याद रखना है, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं अल्कोहल्स और फिनोल्स में तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। जैसे CH3OH ये वाला अल्कोहल है, दूसरा C2H5OH, इसमें बताइए नंबर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। तो इसमें अगर हम देखें, इसमें कार्बन 2 है, इसमें कार्बन 1 है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा, इथेनॉल का, मेथनॉल का कम होगा। तो पहला पॉइंट तो हमें ये याद रखना है। इन अल्कोहल्स द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग इन कार्बन चेन बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वैन डर वाल फोर्सेज विद डिक्रीज इन सरफेस एरिया। यहाँ से आता है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अल्कोहल्स में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, घटता है, अगर कार्बन चेन की जो ब्रांचिंग है वो इंक्रीज हो जाती है। एक बार फिर से बता देता हूं, अगर अल्कोहल में कार्बन चेन की ब्रांचिंग हो रही है, ब्रांच बन रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता है अगर ब्रांचिंग हो रही है तो ब्रांचिंग में जो सरफेस एरिया होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वैंडरवॉल फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। वैंडरवॉल फोर्स डिक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली ही डिक्रीज हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे एग्जाम्पल भी मैं आपको यहां पर दे देता हूं, CH3, CH2, CH2OH ये है हमारे पास, और एक है हमारे पास ये वाला COH। यहाँ पर इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इससे CH3 जुड़ा हुआ है, और इधर भी CH3 जुड़ा हुआ है। अब आप इसमें देखिए, इसमें एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इसमें एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। अब पता कैसे लगेगा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है और किसका कम। अब इसमें जो पहला पॉइंट था वो तो फेल हो गया, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम बिल्कुल सेम है। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो काम आएगा। इसमें देखिए, इसमें कार्बन एटम 3 है, इसमें भी कार्बन एटम 3 है, लेकिन इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है। इसमें ये देखिए ये वाली ब्रांचिंग हो रही है, और अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाएं, इसमें इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, क्योंकि इसमें लीनियरली जुड़े हुए हैं, सिंपल चेन के रूप में जुड़े हुए हैं। लेकिन इसमें यहाँ पर ब्रांचिंग है, ये CH3 की यहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है। तो आपको पता है अगर ब्रांचिंग होती है तो नंबर जो
बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आप देखिए इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ब्रांचिंग के कारण इसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया। तो इसका सरफेस एरिया अगर डिक्रीज हुआ तो वैन डर वाल्स फोर्स डिक्रीज हुई और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हुआ। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि इसमें ब्रांचिंग है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं। यानी पहले तो हमें वही देखना है कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम। दूसरा देखना है अगर कार्बन एटम सेम है, ब्रांचिंग है या नहीं है। द OH ग्रुप इन अल्कोहल्स एंड फिनोल इज इन्वॉल्व इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज शोन बिलो। दूसरी इसमें बात आती है कि अल्कोहल्स और फिनोल्स में जो OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करता है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, वो कहलाते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे ROH अल्कोहल का ये एक मॉलिक्यूल, दूसरा ROH अल्कोहल का ये दूसरा मॉलिक्यूल, तो ये दो मॉलिक्यूल हैं। तो इसमें इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और इस मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और ये दो दो मॉलिक्यूल हैं तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्यों है ये आता है इसमें, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए ROH, दूसरा मॉलिक्यूल आप देखिए RO, ये हाइड्रोजन। तो ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल इधर, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल इधर। अब इसमें देखिए आपको पता है जो ऑक्सीजन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है अल्कोहल में, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन से भी ये इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, यहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर ये मैं इस तरीके से आपको दिखा, इस तरीके से ये डॉट डॉट से इसको शो करते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी यही दिखाया गया है। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और ये ऑक्सीजन भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, तो इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसी तरीके से ये वाला जो ऑक्सीजन का आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल है और अल्कोहल का, और यहाँ पर भी ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, तो इन दो मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी तरीके से अगर यहाँ फिनोल की बात करें, एक यहाँ पर ये फिनोल का मॉलिक्यूल और दूसरा ये यहाँ पर फिनोल का मॉलिक्यूल है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इधर भी इसके हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये देखिए ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो इस तरीके से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाती है। यहाँ पर ये अल्कोहल है, इनके बीच में आप देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर कोई और मॉलिक्यूल आकर जुड़ेगा। इसी तरीके से नीचे फिनोल दिया हुआ है, ये एक फिनोल का मॉलिक्यूल दूसरे फिनोल के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ये वाली। और ये जो फिनोल का मॉलिक्यूल है ये तीसरे फिनोल के मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो इस तरीके से इनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है। It is interesting to note that boiling point of alcohols and phenols are higher in comparison to other classes of compound. अगर हम यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है कि अल्कोहल और फिनोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दूसरे जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जिनका मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर ही होता है, जिनके मॉलिक्यूलर मास को कंपेयर किया जा सकता है, तो उनमें अल्कोहल और फिनोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है। अब इसमें कहा क्या गया, इसमें कहा गया कि हमें कुछ कंपाउंड दिए गए, अल्कोहल दिया गया, फिनोल दिया गया, अल्कोहल दिया गया, फिनोल दिया गया, हाइड्रोकार्बन दिया गया, यहाँ पर ये ईथर दिया गया और हमें हेलो एल्केन दिया गया
और हेलो एरिन दिया गया। तो इनमें से हमें बताना है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होता है। तो इसमें कहा गया है अगर इन सभी का मॉलिक्यूलर मास लगभग सभी का बराबर है, इन सभी का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें वो लगभग कंपेरेबल आए यानी बराबर ही आए, तो उनमें जो अल्कोहल और फिनोल्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इन सभी से ज़्यादा होता है। इसमें यह कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, इथेनॉल एंड प्रोपेन हैव कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस बट देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफर वाइडली। इसमें अगर हम देखें हमारे पास इथेनॉल है और प्रोपेन है, इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो लगभग बराबर ही होता है। जैसे देखिए इथेनॉल लिख लेते हैं C2H5OH, और यहाँ पर प्रोपेन हम ले लेते हैं, एल्केन है CH3CH2CH3। हमने एक तरफ इथेनॉल लिया, एक तरफ प्रोपेन लिया। इनका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें, मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर कार्बन 2 हैं और एक कार्बन का 12 होता है, तो 2 कार्बन का 24, 5 हाइड्रोजन तो 5, क्योंकि एक हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 1 होता है। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो अगर हम इनको जोड़ें 24, 5 और 1 6, 24 6 30 और 16 46 यानी 46 इनका मॉलिक्यूलर मास आया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें प्रोपेन का, कार्बन 1 है, 2 है और 3 कार्बन है, तो 12 तिया यानी 12 3 जा 36 हो गया। हाइड्रोजन 3 2 5 3 8, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूलर मास होता है 1, तो 36 और 8 36 और 8 44। तो इनका देखिए इथेनॉल और प्रोपेन लगभग बराबर मॉलिक्यूलर मास है यानी कंपेरेबल है। इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो तो लगभग बराबर है, लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रोपेन से काफ़ी ज़्यादा है। आप देखिए इसका भी मॉलिक्यूलर मास लगभग दोनों का बराबर है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसी तरीके से द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथोक्सी मीथेन इज इंटरमीडिएट ऑफ द 2 बॉइलिंग पॉइंट। जो मिथोक्सी मीथेन है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों बॉइलिंग पॉइंट के बीच में आता है। तो इससे हमें क्या पता चला, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, मिथोक्सी मीथेन का उससे कम, और प्रोपेन यानी एल्केन उसका सबसे कम। तो अगर हमें 3 कंपाउंड दिए हैं, एक अल्कोहल दिया हुआ है, दूसरा ईथर दिया हुआ है मिथोक्सी मीथेन, इसी तरीके से तीसरा हमें हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, तो उसमें अल्कोहल का सबसे ज़्यादा होता है, ईथर का बीच में यानी उससे कम, और हाइड्रोकार्बन का सबसे कम अगर उनका मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल है। इसी तरीके से देखें यहाँ पर दिया गया है ये इथेनॉल मॉलिक्यूलर मास इसका 46, बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन। मिथोक्सी मीथेन मॉलिक्यूलर मास इसका भी 46, लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना कम है, 248 यानी 103 केल्विन कम है। कितना कम है आप देख सकते हैं। और प्रोपेन की अगर बात करें, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर मास 44, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट 231 केल्विन यानी ईथर से भी कम होता है। तो इससे हमारा मेन पॉइंट निकलता है, अल्कोहल दिया हुआ है, ईथर दिया हुआ है और एल्केन दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन, तो उसमें कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है सभी का, तो उसमें अल्कोहल का सबसे ज़्यादा होगा, ईथर का दूसरे नंबर पे और हाइड्रोकार्बन का सबसे कम। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। द हाई बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स आर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दैम विच इज लैकिंग इन ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन। अब इसका कारण भी दिया हुआ है। अल्कोहल्स का जो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, तो उनको उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा देना पड़ता है, तभी तो वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे। जबकि ईथर्स और हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, इसके कारण उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब अगली प्रॉपर्टी है सोल्युबिलिटी। Solubility of alcohols and phenols in water is due to their ability to form hydrogen bond with water molecule as shown. Alcohols और phenols की जो solubility होती है वाटर में, वो वाटर के साथ उनके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी पर डिपेंड करती है। जो अल्कोहल्स और फिनोल्स होते हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। द सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल या एराइल ग्रुप। अब जो हमें पता लग गया अल्कोहल और फिनोल वाटर में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन इनकी सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा,
तो अल्कोहल्स और फिनॉल की जो सोल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे उनमें एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि एल्काइल या एराइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो वाटर में नहीं घुलते, वो लिक्विड लविंग नहीं होते। सेवरल ऑफ द लोअर मोलिकुलर मास एल्कोहल आर मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। और जो लोअर एल्कोहल्स होते हैं, लोअर मोलिकुलर मास वाले, वो वाटर में हर एक प्रोपोर्शन में घुल जाते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है CH3OH, दूसरा C2H5OH, तीसरा C3H7OH। अब इसमें हमें सोल्युबिलिटी का ऑर्डर बताना है। अब इसमें देखिए ये लोअर मोलिकुलर मास, इसका मोलिकुलर मास ज़्यादा है, इसका मोलिकुलर मास और भी ज़्यादा है, क्योंकि सोल्युबिलिटी का ऑर्डर हमें यहाँ पर बताना है। तो इसमें आप देखिए हमने पढ़ा जैसे जैसे एल्काइल या एराइल ग्रुप की चेन बढ़ती चली जाती है, एल्कोहल्स और फिनॉल की वाटर में सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है। तो यहाँ पर एक ही एल्काइल ग्रुप है CH3, तो इसकी सोल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, या पहले नंबर पर होगा। इसमें देखिए इसमें 2 कार्बन है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप बढ़ गए, CH3 CH2, 2 एल्काइल ग्रुप आ गए, इसमें 2 कार्बन आ गए, तो ये दूसरे नंबर पर होगा। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप और भी बड़ा है, ये तीसरे नंबर पर होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हेटिंग होता है, वो वाटर में मिसिबल नहीं होता। तो जैसे जैसे ये हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता चला जाता है अल्कोहल में, उसकी वाटर में मिसिबिलिटी या सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है। यहाँ पे हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा है तो ये वाटर में हाईली सोल्यूबल होता है, किसी भी प्रोपोर्शन में वाटर में एकदम से सोल्यूबल हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोफोबिक पार्ट थोड़ा बढ़ गया, इसकी सोल्यूबिलिटी घट गई। हाइड्रोफोबिक पार्ट यानी एल्काइल ग्रुप यहाँ पर और बढ़ गया, तो इसकी सोल्यूबिलिटी वाटर में और भी ज़्यादा घट गई। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे निकला। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकला, जैसे जैसे एल्काइल या एराइल ग्रुप बढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। और यहाँ पर यही दिखाया गया है किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच में होती है। ये हमने यहाँ पर अल्कोहल लिया हुआ है, यहाँ पर ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है। तो वाटर में भी ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, H पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है ऑक्सीजन। तो अल्कोहल का ऑक्सीजन और वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। इसी तरीके से ये अल्कोहल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, और यहाँ पर वाटर का जो ऑक्सीजन है वो भी अल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो इसी के कारण इनकी सोल्युबिलिटी होती है। अब यहां पर आता है एग्जाम्पल करने इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल बहुत ईजी, एकदम से आपको पता लग जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये हमारे पास 2 कंपाउंड दिए गए हैं, इनमें बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर, इनके इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर इनको अरेंज करना है। देखिए पेंटेन टू ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और मिथेनॉल। 1 का मतलब यानी पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो खाली प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं। तो इसमें इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर पर हमें बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर इनको अरेंज करना है। इंक्रीजिंग का मतलब जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट उसको सबसे पहले, फिर उससे ज़्यादा, यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट देखते समय मैंने क्या बताया था, अभी हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम देखने हैं। मेथनॉल में, मैथ का मतलब 1 कार्बन एटम इसमें होगा। एथेनॉल में 2 कार्बन एटम होंगे। प्रोपेनॉल में 3 कार्बन एटम होंगे। ब्यूटेन में 4 कार्बन, पेंटेन में 5 कार्बन। तो सबसे पहले कार्बन एटम के आधार पर इसमें मिथेनॉल में 1 कार्बन है, तो ये तो सबसे पहले होगा, क्योंकि और में 1 कार्बन कभी भी नहीं है। सबसे पहले मिथेनॉल को लगाया, फिर दूसरे कार्बन पर इथेनॉल को लगाया, तीसरे पर प्रोपेनॉल को लगाया। अब ये 5वें पे पेंटेनॉल को सबसे लास्ट में, क्योंकि ये आखिरी है। बात आती है इन 2 की,
ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 2 ओल, इनमें से इन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसा है ये हमें बताना है। ये किस तरीके से पता लगेगा, तो इनके लिए हमें इनकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। वैसे हम सभी की स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन वैसे तो हमने वैसे ही अरेंज कर लिया, क्योंकि हमारे पास कार्बन एटम हमें पता लग गए। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इन दोनों में 4 है और इसमें 5 है। तो ये 3 तो शुरू के पता लग गए, 5 वाला सबसे लास्ट में लगा दिया। बात आती है 4 की, तो इनके लिए इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहले बना लेते हैं ब्यूटेन 1 ओल की स्ट्रक्चर। देखिए CH3, पहले तो 4 कार्बन लगा देते हैं। ये मैंने 4 कार्बन यहां पर लगाए। ब्यूटेन 1 ओल, 1 का मतलब पहले कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है, तो पहले कार्बन पर सिंपल OH जोड़ दिया मैंने। फिर यहां पर ये हाइड्रोजन बनाकर इनकी मैंने वैलेंसी पूरी कर दी। तो इसकी स्ट्रक्चर तो ये बनेगी ब्यूटेन 2 ओल। 4 कार्बन पहले जोड़ लेता हूं, क्योंकि ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 2 का मतलब दूसरे कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है, तो दूसरे कार्बन पर सिंपल OH जुड़ा हुआ है। फिर यहां पर मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिए, इनकी वैलेंसी पूरी कर दी। तो इसमें आप देखिए, इसमें ब्यूटेन, ये आप देख सकते हैं ब्यूटेन 2 ओल, इसमें आपको ब्रांचिंग दिखाई दे रही है। क्योंकि ब्रांचिंग कैसे दिखाई दे रही है, अगर मैं क्या करूं, ये जो वाला ये CH3 है, इसको मैं यहां पर लगा सकता हूं, और जो यहां पर हाइड्रोजन था उसको मैंने यहां पर अरेंज कर दिया। अब तो आपको सिंपल ब्रांचिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि CH3 यहां लगा दें, यहां लगा दें, OH के रेस्पेक्ट में वो ब्रांचिंग बना रहा है। यहां पर OH ग्रुप यहां पर पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है, बाकी सब लीनियरली जुड़े हुए हैं, चेन के रूप में जुड़े हुए हैं। लेकिन इस वाले ब्यूटेन 2 ओल में जो ये CH3 है, यहां पर इसकी ब्रांचिंग हो रही है, ब्रांच बन रही है। तो इसका मतलब ब्रांचिंग अगर होगी तो बॉइलिंग पॉइंट उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो ब्यूटेन 2 ओल का यहां पर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि यहां पर ब्रांचिंग हो रही है। तो ब्यूटेन 2 ओल मैंने यहां पर बना दिया, और ब्यूटेन 1 ओल में किसी भी तरीके से आप ब्रांचिंग नहीं बना सकते, क्योंकि यहां पर तो ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस हाइड्रोजन को यहां जोड़ ले, यहां जोड़ ले, एक ही बात है। OH को यहां जोड़ ले या फिर यहां जोड़ ले, एक ही बात है, पहले कार्बन पर ही जुड़ा हुआ है। और OH की यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं हो सकती, ब्रांचिंग होगी यहाँ पर एल्काइल ग्रुप की CH3 की। तो आप देख सकते हैं CH3 की यहाँ पर एक ब्रांचिंग हो रही है, क्योंकि इसमें तो चारों कार्बन सिंपली लीनियरली अरेंज हैं, लेकिन इसमें 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन ब्रांच बना रहा है। तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ब्यूटेन 2 ओल का बॉइलिंग पॉइंट कम और ब्यूटेन 1 ओल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। इसकी स्ट्रक्चर एक बार मैं फिर से आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने OH जोड़ा, यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर ये इनके हाइड्रोजन। तो आप देखें दूसरे कार्बन पर, यानी पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, इस तरीके से करेंगे तो ये एक इसकी ब्रांच हो रही है। तो ये ब्रांचिंग के कारण इसका घट रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं बी पार्ट, पेंटेन 1 ओल, N-ब्यूटेन, पेंटेनल, इथोक्सीथेन। इसमें 4 क्लासेस में कंपेयर किया गया है। ये देखिए, ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, N-ब्यूटेन यानी एल्केन है, पेंटेनल यानी ये हमारा एल्डिहाइड है, ये हमारा इथोक्सीथेन ईथर है, यहाँ पर हमारा ये अल्कोहल है। तो हमें पता है जो हमारे सिंपल हाइड्रोकार्बन होते हैं वो उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। तो N-ब्यूटेन हमारा सिंपल हाइड्रोकार्बन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। फिर हमें पता है अल्कोहल और फिनोल का और सभी क्लासेस से बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अल्कोहल है, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, 2 का तो हमें पता लग गया। तीसरा इथोक्सीथेन और N-ब्यूटेन, इथोक्सीथेन और हमारे पास बचा पेंटेनल, इनका मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल होता है। तो ये आपको याद रखना है, जो ईथर्स होते हैं वो एल्डिहाइड से उनका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है। तो इथोक्सीथेन पहले आएगा, पेंटेनल बाद में आएगा। तो इससे हमें एक ऑर्डर पता चला, जो हाइड्रोकार्बन होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, अगर हमें 4 क्लासेस दी गई हैं। फिर आएंगे ईथर्स, फिर आएंगे हमारे एल्डिहाइड, फिर आएंगे हमारे अल्कोहल। अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन, ईथर, एल्डिहाइड और अल्कोहल दिए गए हैं, तो अल्कोहल का सबसे ज़्यादा, एल्डिहाइड का उससे कम, ईथर का उससे कम, हाइड्रोकार्बन का सबसे कम। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन का सबसे कम, उससे ज़्यादा फिर ईथर का, फिर एल्डिहाइड का और सबसे ज़्यादा अल्कोहल का। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है।